और मैन का मास 25 इंटू एक्सीलरेशन ए, तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 25 ए, तो ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीट में एग्जैक्टली ऐसे ही सवाल आते हैं। क्या हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीट में एग्जैक्टली ऐसे ही सवाल आते हैं, इजी एकदम, कोई खास बात नहीं, एकदम इजी। अब फील करना, ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, देखना कैसे सवाल नीट में पूछे जाते हैं। ये नीट का पूछा हुआ सवाल है। वन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। ये 8 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था किसी इंस्टेंट पे, एंड कम्स टू एट रेस्ट आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो यहाँ पे रिटार्डेशन तुम निकाल सकते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, ये आएगा -0.8। If want to keep the object moving with the same surface with velocity इतना मीटर पर सेकेंड, then force required same surface with velocity इतना मीटर पर सेकेंड। अगर मैं चाहता हूं कि इसी वेलोसिटी से चलता रहे तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो असल में रुका क्यों? क्योंकि इस पे पीछे फ्रिक्शन लग रहा था। कितना लग रहा था फ्रिक्शन? तो देखो रिटार्डेशन तुमने निकाल लिया, पीछे की तरफ है एक्सीलरेशन, उसी को कहते हैं फ्रिक्शन, तो सॉरी पीछे की तरफ एक्सीलरेशन है ए जो तुमने निकाल लिया, और मास इसका है 1, तो तुम कह सकते हो कि फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी मास इंटू रिटार्डेशन। अरे फोर्स बराबर मास इंटू रिटार्डेशन। पीछे की डायरेक्शन में रिटार्डेशन भी एक्सीलरेशन होता है जो वेलोसिटी के अपोजिट है, तो पीछे फ्रिक्शन F, फोर्स बराबर ये मास इंटू एक्सीलरेशन, मास बोलो 1 एक्सीलरेशन 8, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं बस 1 मल्टीप्लाई 0.8 मतलब 0.8 न्यूटन। और इतना ही अगर मैं अप्लाइड फोर्स आगे लगा दूं, जितना फ्रिक्शन लग रहा था उतना ही अप्लाइड फोर्स मैं अगर आगे लगा दूं, उतना ही अप्लाइड फोर्स अगर मैं आगे लगा दूं तो क्या होगा? तो सर ये कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा, तो यही आंसर हो जाएगा 0.8। किसी बॉडी पे स्लाइड होने की वजह से जितना फ्रिक्शन पीछे लग रहा था, कितना लग रहा था, एक्सीलरेशन निकाल दिया, मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्सील फोर्स हो गया, उतना ही आगे लगा दूंगा 0.8, ये आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी था यार। अ हेवी बॉक्स स्लाइड अक्रॉस द रफ फ्लोर विथ इनिशियल स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, इट स्टॉप मूविंग आफ्टर 8 सेकेंड। ये भी वही सवाल हो गया, कुछ 8 सेकेंड में रुक गया, तो रिटार्डेशन निकाल लो, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 4/8, तो ये आ गया -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स इज 10 न्यूटन, हाँ तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू उसने दे दी 10, देन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अरे यार क्या सवाल पूछा है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बच्चे इसको पढ़ते रह जाते लेकिन बहुत इजी है। देखो ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था और रुक गया, तो पीछे की तरफ इसका रिटार्डेशन कुछ ही हो रहा होगा, और बोल दिया कि रिटार्डेशन जिस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से वैसे हो रहा था वो 10 न्यूटन है। अब मैंने एक्सीलरेशन निकाल लिया 1.2, नीचे पीछे की तरफ था माइनस रिप्रेजेंट कर रहा था कि वेलोसिटी के अपोजिट है, तो पीछे का डायरेक्शन बता दिया तो हाफ। तो ये बोल रहा है कि मास m बताओ क्या होगा, तो देखो फोर्स लग रहा है 10, वो बता दिया, एक्सीलरेशन हमने निकाल लिया, हमने मास निकालना है तो a की वैल्यू रख दो हाफ, तो इधर चला जाएगा, तो मास आ जाएगा आपका 20 kg। देन मास ऑफ द बॉक्स इज 20 kg। ये रहा, बहुत इजी है ये, बहुत इजी है, कोई खास बात नहीं है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सब समझिएगा। मेटालिक चेन ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लॉन्ग लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखो एक मेटालिक चेन है, ये रहा मेटालिक चेन, समझना, ये रहा मेटालिक चेन। Chain start sliding on the table if 25 centimeter or more hangs over the edge. 25 centimeter or more hangs over the edge. मैं तुम्हें ये तो फील करा के पढ़ाऊंगा यार। देखो अगर मैं चेन को पूरा हॉरिजॉन्टल रख दूं तो स्लाइड नहीं करेगा, थोड़ा सा लेंथ नीचे रखूंगा, जो लेंथ नीचे स्लाइड करेगा ना उसके मास की वजह से नीचे स्लाइडिंग की टेंडेंसी आएगी उसमें, कि मास की वजह से नीचे स्लाइडिंग की टेंडेंसी आएगी उसमें। जैसे देखो मान लो इसको मैं यहां रख दूं तो जरूरी नहीं कि स्लाइड करे। उस दिन नहीं कर रहा था ना स्लाइड, फ्रिक्शन की वजह से ही नहीं कर रहा था, याद है? नहीं कर रहा था स्लाइड। मान लो मैं इसको ऐसे रख देता हूं, ऐसे रख देता हूं, है ना, देखो ये नीचे हैंग हो रहा है लेकिन ये नीचे गिर नहीं रहा। अब मैं इसको थोड़ा नीचे ऐसे करके छोड़ता हूं और नीचे करके छोड़ता हूं, तो एक पर्टिकुलर लेंथ नीचे आने की वजह से स्लाइड कर गया। ऐसा इसलिए होता है कि ये लेंथ अगर बहुत कम है तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसमें लगेगा ना बेटा, सॉरी, इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस पे इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो हिस्सा नीचे गिरा है वो इसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन क्रिएट कर रहा, इसका m1
इसका मास m1 है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स टेंडेंसी ऑफ मोशन क्रिएट कर रहा, कॉज ऑफ मोशन कह सकता हूं इसको मैं। कॉज ऑफ मोशन कह सकता हूं मैं इसको। और यहां पे जो m2g लग रहा होगा उसको नॉर्मल बैलेंस कर रहा, और वहां पे नॉर्मल की वजह से जो कांटेक्ट लगा है उसके वजह से यहां पे फ्रिक्शन आ रहा है F। अब जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, मतलब उस स्टैंड पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन पूरी जान लगा के मैक्सिमम रोकने की कोशिश कर रहा, मतलब इज द कॉज ऑफ स्टॉप ऑफ मोशन, जो कि होगा म्यू इंटू एन की वैल्यू m2g, तो म्यू m2g, इतना तुम्हें फील करना है। ये रोकना चाहता है, ये मोशन कराना चाहता है। मोशन कौन कराना चाहता है? इसका ग्रेविटेशनल फोर्स। रोकना कौन चाहता है? तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नॉर्मल के बराबर होगा, म्यू इंटू नॉर्मल, और जस्ट स्लाइड कर रहा है तो दोनों को बराबर कर दो, m1g इज इक्वल टू म्यू m2g। अब बताओ 25 सेंटीमीटर मतलब 1/4 मास, टोटल एल लेंथ का मास अगर मैं m मानता हूं 1 मीटर का, तो 1/4 मास मतलब ये होगा नीचे m/4 इंटू जी इज इक्वल टू म्यू, ये होगा 3m/4 इंटू जी। तो m/4 से m/4 कटेगा, g से g कटेगा, म्यू इज इक्वल टू 1/3 आंसर है क्या ऑप्शन में? ये आंसर, बस इतना फील करना है। ऐसे सवाल जब आपके सामने आएगा बहुत आसानी से कर सकते हो। ये देखो, a horizontal force 10 Newton is necessary to just hold the block stationary against the wall. The coefficient of friction between block and the wall is 0.2. यहाँ पे coefficient of friction है 0.2. Then weight of the block is, देखो ये रोक के रखना चाहता है तो यहाँ पे नॉर्मल फील करो कितना होगा, पहले नॉर्मल डिसाइड करो। नॉर्मल इस पे पीछे की तरफ होगा, आगे वाले ऑब्जेक्ट पे आगे, वॉल आगे है, ब्लॉक पीछे है, तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन। ये बताओ समझ आया? नीचे जो mg लग रहा है उसको कॉन्टैक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन रोक लेगा जो कि म्यू एन के बराबर होगा, जस्ट सफिशिएंट टू होल्ड द ब्लॉक। जैसे मैं F आगे लगाऊंगा तो F आगे लगने से नॉर्मल पीछे, ये F टेंडेंसी ऑफ मोशन क्रिएट नहीं कर रहा, टेंडेंसी ऑफ मोशन mg क्रिएट कर रहा। तो एक जो फ्रिक्शन है जिसकी वैल्यू म्यू एफ के बराबर होगी, सॉरी म्यू एन के बराबर होगी, वो mg को बैलेंस कर रहा। नेट फोर्स अलोंग एक्स वाई एक्सिस इज 0, वाई एक्सिस में नेट फोर्स 0 किया। अब बोलो म्यू की वैल्यू बोलो तो 2/10, नॉर्मल बोलो तो नॉर्मल 10 बराबर mg, 10 से 10 कटेगा, क्या पूछा है? वेट ऑफ द ब्लॉक, तो वेट ऑफ द ब्लॉक mg को ही बोलेंगे, ये खुद वेट ऑफ द ब्लॉक, तो वेट ऑफ द ब्लॉक आ जाएगा 2 न्यूटन, ये आंसर होगा। तो मैंने आपको फील करा दिया है यहाँ पे टेंडेंसी ऑफ मोशन कौन क्रिएट करता है और रोकने की क्षमता किसके पास है। देखना सवाल, द फिगर शोन, ये तो आसान केस हो गया। फिगर शोन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड मास 20 kg इज 0.2। देखो ये 0.2 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ब्लॉक एंड मास। देन द हैंगिंग मास का, इस हैंगिंग ब्लॉक का मास पूछा है सो दैट इट कैन मूव, तो m मास मान लेता हूं, तो इसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर यहाँ पे t, यहाँ पे t। अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम में मोशन देने की कोशिश, मोशन इंपार्ट करने की कोशिश कौन कर रहा है? mg मोशन इंपार्ट करने की कोशिश कर रहा है, और यहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो मोशन रोकने की कोशिश कर रहा है। तो मोशन इंपार्ट ये कर रहा है और मोशन रोक रहा है, तो जितना मैक्सिमम रोकने की क्षमता है उतना ही मोशन क्रिएट करने की क्षमता हो गई, तो जस्ट स्लाइड कर जाएगा। सर टेंशन का हो गया, तो टेंशन सिस्टम के लिए इंटरनल हो गया। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है बेटा म्यू एन बराबर ये mg, और यहां पे जो n होगा, ऊपर में जो n होगा वो mg के बराबर होगा। mg कितना होगा? तो mg हो जाएगा तुम्हारा 20 इंटू 10, तो देखो म्यू की वैल्यू 2/10 और ये होगा बेटा 20 इंटू 10, तो 10 से 10 कैंसिल 40, और m इंटू जी की वैल्यू 10, तो 0 से 0 भी कट गया, तो m बराबर 4 kg। अगर फ्रिक्शन का कंसेप्ट अगर समझ आ गया, ऐसे सवाल तो एकदम बाएं हाथ का खेल है यार, ऐसे सवाल सॉल्व करने में कहाँ दिक्कत आती है। अच्छा ये सवाल देखो, इन द फिगर शोन हॉरिजॉन्टल फोर्स F1 इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक बट द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। F1 लगाया लेकिन ब्लॉक नहीं चला, मतलब जो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा F1 से। द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक इंक्रीजेस, रुको डज नॉट स्लाइड, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल फोर्स F2 इज इंक्रीज्ड। अच्छा F2 को बढ़ाया फ्रॉम 0 टू द बिगिनिंग्स। अब देखो क्या हो रहा था कि F1 लगाने से नहीं चला,
तो मैंने F2 को बढ़ाना शुरू किया, तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन पूछा। द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक इंक्रीजेस। देखो बेटा, ब्लॉक नॉर्मल का मतलब होता है इन दोनों के बीच का कांटेक्ट। अगर मैं इसको ऊपर उठा लूं, जैसे ब्लॉक रखा है, इसको मैं ऊपर उठा लूं तो नॉर्मल कम होगा, ये तो गलत ऑप्शन है। द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इंक्रीजेस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीजेस, ये सही है। कैसे, आओ समझाता हूं। एक बात बताओ, इस पे y एक्सिस में फोर्स देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि mg नीचे लग रहा था इस ब्लॉक पे और नॉर्मल ऊपर लग रहा था। तो यहाँ पे बताओ नॉर्मल प्लस F2 बराबर mg, क्योंकि mg तो कांस्टेंट है। अब यहां से अगर तुम F2 को बढ़ाओगे तो नॉर्मल कम होगा क्योंकि mg कांस्टेंट है, और नॉर्मल कम होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इनटू n। नॉर्मल कम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा लिमिटिंग। फील कर लो इस बात को, बहुत बढ़िया सवाल, जबरदस्त सवाल। समझ आया कि नहीं है? देखो, अगर मैं n प्लस F2 है बराबर mg, अगर मैं F2 को बढ़ाऊंगा, देखो F2 ऊपर नॉर्मल ऊपर, F2 को बढ़ाऊंगा तो नॉर्मल कम होगा क्योंकि नीचे का फोर्स mg कांस्टेंट है। नॉर्मल कम होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू कम होगी। बहुत इजी है। Coefficient of friction between A and B is mu. Then the minimum force F with which A will push so that B will not slip down. बेटा ये मैं कल पढ़ाऊंगा, ये 2 ब्लॉक सिस्टम का केस है, मैं कल यहीं से शुरू कर दूंगा, चिंता मत करना। 2 ब्लॉक सिस्टम का केस है। नेक्स्ट देखो, लास्ट ही सवाल है ये भी 2 ब्लॉक सिस्टम का। 2 ब्लॉक A and B of mass 5 kg in 3 kg rest on smooth horizontal surface with A over A पे 2 ब्लॉक का फ्रिक्शन मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा जैसा अभी पढ़ा है। अच्छा, एक सवाल रह गया, ये इसमें आया नहीं, क्यों नहीं आया, आई एम सॉरी, लेकिन मैं करा के छोड़ूंगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। वो सवाल था, यहाँ पे एक ब्लॉक है m2 मास का, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, यहाँ पे ब्लॉक है m1 मास का, ठीक है ना। टेंशन पूछा इसमें, बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया था मैंने, लास्ट लेक्चर में दिया भी था, अब वो गलती से मिस हो गया, कोई बात नहीं। 4 ऑप्शन थे, कई लोगों ने जबरदस्त MR स्टार लगाया, मैं पहले बेसिक बता दूं। तो नीचे लगेगा इस पे m1g और यहाँ पे लगेगा म्यू m2g फ्रिक्शन, यहाँ पे लगेगा टेंशन T आगे, यहाँ पे लगेगा टेंशन। अगर मैं एक्सीलरेशन निकालना चाहूँ तो एक्सीलरेशन बराबर सिंपल होगा नेट पुलिंग फोर्स। m1g टेंडेंसी और मोशन क्रिएट कर रहा लेकिन फ्रिक्शन रोक रहा, तो म्यू m2g बटा नेट मास m1 प्लस m2। तो एक्सीलरेशन बेटा अगर पूछेगा तो ये आएगा, एक्सीलरेशन अगर पूछ रहा तो ये आएगा, पक्की बात है। अच्छा सर ठीक है, एक्सीलरेशन तो ये आएगा। अब टेंशन पूछूं तो किसी एक का एफबीटी बना लो, इसका एफबीटी बना लो, तो आप कहोगे कि m1g ज्यादा है माइनस टी बराबर m1 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो t उधर चला जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये होगा m1g माइनस m1 इंटू m1g माइनस म्यू m2g बटा m1 प्लस m2। ये वो लोग हैं जिनको श्रद्धांजलि देना बहुत जरूरी है। श्रद्धांजलि समझते हो? श्रद्धांजलि, ये उन लोगों को सम्मान पूर्वक मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है, उन लोगों को सम्मान पूर्वक मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है जिनको बेसिक से बड़ा प्यार है। बेसिक से मुझे ही प्यार है, मैं बहुत पढ़ाता हूँ बेसिक, ऐसा नहीं है यार, बहुत कहानी लगा के फील करा के पढ़ा है। तो ये टेंशन ऐसे आएगा, तो ये उन लोगों को श्रद्धांजलि मैंने दी है बड़े प्यार से। अब जिनको MR स्टार चाहिए था, भाई कई लोगों ने लगाया था, बहुत बेसिक MR स्टार है कि म्यू 0 कर दो, तो टेंशन आना चाहिए सिंपल m1 m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू जी। बड़े अच्छे से बेटा देखना, म्यू को 0 रखने पे 2 ऑप्शन में टेंशन सेम बैठ रहा है, 2 ऑप्शन में तो बिल्कुल गलत आ रहा है, ठीक है ना, 2 ऑप्शन में ठीक बैठ रहा है। अब सुन लो, अब तुम्हें क्या करना है, दूसरा MR स्टार लगाना है। दूसरा MR स्टार एक आध 2 बच्चे लगा पाए थे, कई बच्चे नहीं लगा पाए थे। एक बात बताओ, मान लो ये ब्लॉक है, इस पे नीचे m1 इधर फ्रिक्शन, मान लो 2 ब्लॉक, एक रस्सी ले लो और क्या करो, इस हाथ से आगे खींचो और इस हाथ से भी इसको आगे जाने दो। तो ऐसे ऐसे है ना, ये रस्सी इधर से आगे खींचो और इधर से आगे जाने दो, खींचो ना, मतलब इधर से भी फोर्स आगे, इधर से भी फोर्स आगे, तो बीच में टेंशन उतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन एक फोर्स आगे और एक फोर्स पीछे, तो देखो टेंशन ज्यादा होगा। ये तो बेसिक बात है, इसको फील करो बेटा। मान लो कि मैं यहाँ पे एक m1 ऑब्जेक्ट लूँ, रस्सी में एक m2 ऑब्जेक्ट लूँ, आगे फोर्स लगाऊं F1 और इस पे आगे फोर्स लगाओ F2,
तो बीच में टेंशन कम होगा। लेकिन यही केस में ऐसे देखूं कि ये M2 है, आगे फोर्स लगाया F1 और यहां पे रखा कुछ M, इधर फोर्स लगाया F2, तो स्ट्रेचिंग फोर्स हो गया, दोनों तरफ से खींच रहा हूं तो रस्सी में टेंशन ज्यादा आएगा। फील करो इस बात को कि इफ म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हेंस टी मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वन, और जिसमें पॉजिटिव आ रहा है वही आंसर होगा। बेटा मैं एकदम बेसिक बात बताऊं, अगर तुम नहीं समझ पा रहे तो छोड़ दो, मैं एकदम बेसिक बताया है, सम्मान पूर्वक श्रद्धांजलि दिया है ना, जिनको मोक्ष मिल गया है। तो बहुत लोगों को कल मोक्ष मिला, धीरे धीरे तुम्हें भी कभी ना कभी मिलेगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हें मोक्ष मिले। मोक्ष का मतलब बेटा फिजिक्स समझ आ जाए, मेरा मोक्ष का मतलब होता है फिजिक्स समझ आ जाए, उसको मोक्ष कहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सब लोगों को मोक्ष मिले। थोड़ा समय लग रहा है अभी भी कुछ लोगों को, धीरे धीरे आपको मोक्ष मिलेगा, ये पूरी गारंटी। अपने पे भरोसा रखिए, मेरे पे भरोसा रखिए, धीरे धीरे हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होता जाएगा, आपको मोक्ष मिलता जाएगा, है ना, बिल्कुल मोक्ष मिलेगा। ठीक है, तो एक बात और, आपको डीपीपी या किसी किताब से इंक्लाइन प्लेन वाले फ्रिक्शन के सवाल नहीं करने। इंक्लाइन प्लेन वाला फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीट के लिए, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा। टू ब्लॉक सिस्टम और इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। और इसी तरीके से आज का क्लास हम खत्म करते हैं। धन्यवाद।